बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम ज़ंजीर दिल के साथ मैं हूँ शादाब रियाज़ और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट फैज़ुल्लाह ख़ान नियाज़ी साहब। नाज़रीन, आजकल जो सबसे ज़्यादा बहस चल रही है कि इलेक्शन 90 दिन में होंगे नहीं होंगे, ये तारीख़ किसने देनी है और किसने नहीं देनी। मामला हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गया है। जस्टिस जवाद हसन जो है वो इस पर समाअत कर रहे हैं। इसमें गवर्नर पंजाब की जानिब से भी वकला के दलाइल दिए गए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी दलाइल दिए गए और ये कहा गया कि हुकूमत की तरफ से ये भी कहा गया कि फ़ंड्स की कमी के बायस जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कराना मुमकिन नहीं है, जिस पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि इस पार्ट को जो ये हुकूमत की तरफ से कहा गया हज़फ कर लिया जाए, क्योंकि इससे दुनिया भर में पाकिस्तान की सुबकी हो सकती है, इसलिए इसको रिकॉर्ड का हिस्सा ना बनाया जाए। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया कि हम तैयारी कर लेते हैं। IG पंजाब पेश हुए, चीफ सेक्रेटरी पेश हुए। चीफ फैज़ देखें, इंटरेस्टिंग सा एक सिचुएशन खड़ी है। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इसी बात पर अपनी अड़ी रहती है कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, ये सिक्योरिटी सूरत हाल जो है उसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब ये बड़ी एक मेरी नज़र में तो दोनों जो ये वजूहात हुकूमत बता रही है, ये दोनों वजूहात के पीछे कुछ ज़्यादा वज़न नहीं नज़र आता। एक तरफ हुकूमत ये मौक़िफ़ ले कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो भी MNA के रेजिग्नेशन एक्सेप्ट होती हैं उनके बाई इलेक्शंस तो कॉन्स्टेंटली करवा दिया और बाई इलेक्शंस की स्केजुअल इलेक्शन कमीशन जारी कर। तो अगर उनके पैसे ही हैं तो जब एक असेंबली ही तहलील हो चुकी है तो उस असेंबली की वापस जो इलेक्शंस है वो तो करवाने हुकूमत के ऊपर वैसे भी लाजमी है। तो ये पैसे ना होने वाली जो एक इन्होंने दलील पेश की है या एक वजह पेश की है, वो उसके ऊपर ज़्यादा मुझे उसके पीछे ज़्यादा वज़न नहीं नज़र आता। दूसरी तरफ अगर ये बात करें कि जी सिक्योरिटी सूरत हाल है और सिक्योरिटी सूरत हाल के दौरान हम ये इलेक्शन नहीं करवा सकते, तो दुनिया भर में बहुत ऐसे ममालिक भी हैं जिनकी जंगों के दरमियान इलेक्शन करवाए। क्योंकि बात ये है शादाब भाई के जो इलेक्शन का या असेंबली के अंदर असेंबली वापस शुरू करने के लिए जो इलेक्शंस हैं वो उनको आप इंपॉर्टेंस कितनी दे रही हैं? अगर तो हमारे साथ पंसोता साहब है मेरे ख्याल है, क्योंकि वो भी कोर्ट में ये सारी चीज़ें करीब से देख रहे हैं, थोड़ी सी उनसे भी रहनुमाई ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम पंसोता साहब। जी वालेकुम सलाम। जी पंसोता साहब, इलेक्शन होंगे इलेक्शन नहीं होंगे, और अब बात तमाम बातों की तरह घूमते फिरते एक मरतबा फिर अदालत में पहुंच गई है और अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी। हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ उज़र पेश किए जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि आइन का हुक्म, आइन की बात एक तरफ और हुक्म के जो हुकूमत के उज़र हैं उनको किसी तरीके से कबूल किया जा सकता है? देखिए जी, जहाँ तक तो पोजीशन है कॉन्स्टिट्यूशनल वो बड़ी ही क्लियर है कि अगर आप देखें आर्टिकल 105 देखें, आर्टिकल 224 देखें, इन सब की रूल स्पिरिट देखें तो उसमें क्लियरली टाइम लिमिट दी हुई है कि इलेक्शन जो है वो विद इन 90 डेज होने हैं। स्पेशली जो 1053A है उसमें बड़ा क्लियरली लिखा है अपॉइंटेड डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि हमारी सिचुएशन में जो गवर्नर पंजाब है उन्होंने असेंबली उन्होंने ये ली कि चूंकि असेंबली मैंने खुद डिसॉल्व नहीं की, खुद डेट डिमांड देने का मजाज नहीं है, लेकिन साथ साथ उसी आर्टिकल के तहत केयर टेकर कैबिनेट जो वो लगा रहे हैं। पहले आपने डेट अनाउंस करनी है फिर केयर टेकर कैबिनेट लगाएंगे, लेकिन उसी का आर्टिकल की केयर टेकर कैबिनेट वाली क्लॉज को वो फुलफिल करते हुए उन्होंने काम आगे चला दिया। आइन की अगर आप स्पिरिट देखें, जिस तरह कि आपको आर्टिकल 105 का हवाला दिया, फिर आर्टिकल 224 का हवाला दूंगा, कि वो बड़े क्लियर है कि अगर तो ये टाइम फ्रेम नहीं दिया जाता और उससे चीज बियॉन्ड चली जाती है तो ये एक बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है। और जहाँ तक मैंने अदालत किंग्स को खुद फॉलो किया और देखा, उसमें चीज जो मुझे नजर आई है वो यही है कि ये जज साहब का एटलीस्ट जो बेंट ऑफ माइंड नजर आया वो यही नजर आ रहा है कि या तो वो एक डायरेक्शन देंगे गवर्नर को कि वो डेट अनाउंस करे, और साथ शायद ये भी लिखते हैं कि अगर गवर्नर फिर भी डेट अनाउंस नहीं करता तो फिर प्रेसिडेंट अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए वो डेट खुद कर दे। नंबर 2 पे इलेक्शन कमीशन आता है, अगर इलेक्शन कमीशन भी नहीं करता तो नंबर 3 पे भी प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो विद इन 10 डेज फ्रॉम देयर ऑन अपनी डेट जो है अनाउंस कर दे इलेक्शन के लिए, जो भी करे। तो नजर यही आ रहा है कि इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाएगी, लेकिन जो हमारी इंटरिम गवर्नमेंट है या जो हमारे इस मामला। अच्छा पंसोता साहब, अगर हम सिक्योरिटी की वजूहत देखें, जो वो भी उज़र एक पेश किया जा रहा है कि सिक्योरिटी इदारे, फिर जुडिशरी ने भी जो है वो माजरत कर ली है अपने ऑफिसर्स देने के लिए।
देखिए बात ये है कि अगर तो हमने इन सिचुएशंस को देखना है तो ये सारी की सारी सिचुएशंस आइन से मावरा नहीं है। हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग सिक्योरिटी सिचुएशन है जिसमें PSL हो सकता है, जिसमें पाकिस्तान की तमाम एक्टिविटीज हो सकती हैं, लेकिन इलेक्शन नहीं हो सकते। ये तो बड़ा ही अनरीजनेबल सा डिसीजन। इस तरह तो फिर कल को आप कहेंगे कि पाकिस्तान के हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि हम जितने पाकिस्तान के सीनियर आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको गवर्नमेंट में इंडक्ट कर देते हैं, तो वो आप आईनी चीज तो नहीं हो जाएगी। जो चीज आइन में लिखी हुई है, इफ अ लॉ रिक्वायर्स टू बी डन समथिंग इन अ पर्टिकुलर मैनर, इट मस्ट बी डन इन दैट मैनर और मस्ट नॉट बी डन। तो मतलब ये है कि जब एक चीज क्लियरली आइन में लिखी हुई है उसको ना करना और ये कहना जी कभी कहना कि हवा तेज चल रही है, कभी कहना जी हालात खराब हैं, कभी कुछ है, इस तरह से पाकिस्तान की जो सिचुएशन पिछले 25 साल की है, कभी भी हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। So it's a strange logic that they are presenting. अच्छा पंचोता साहब, ये जो कहा जाता है कि अगर 90 दिन में इलेक्शन ना हुए तो ये आइन की बहुत खुली और बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी हो जाएगी, इस पे क्या कहेंगे? सर मैंने तो भी आपके सामने आर्टिकल 105 का हवाला दिया है और आर्टिकल 105 जो 3A है वो बड़ा क्लियरली ये कहता है कि इलेक्शन जो हैं दे मस्ट नॉट बी कंडक्टेड नॉट लेटर देन 90 डेज। बल्कि चूंकि आपने मुझे इस वक्त इस इशू पर बोलने का मौका दिया तो मैं एग्जैक्ट लाइन ही पढ़ देता हूँ। वो है कि अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन फॉर होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शन। ये उस केस में जहाँ गवर्नर असेंबली डिसॉल्व करे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक नई सिचुएशन डेवलप हुई थी कि गवर्नर ने खुद नहीं की, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ 48 आवर्स में हो गई थी, तो इसकी सब क्लॉज 5 है, तो वो भी वही चीज अप्लाई करेगी कि 90 डेज से लेटर नहीं हो सकता। तो आइन की इस शिक को हम कहाँ ले जाएंगे? और 90 डेज से लेटर जो एग्जाम्पल्स भी दी जा रही हैं बाय द ग्रेट लीगल माइंड्स के भी ये हो सकता है नहीं हो सकता, उस पर भी एग्जाम्पल्स बहुत और तरह की दी जा रही हैं। या तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन राइटिंग ऑर्डर करे या तो गवर्नर इन राइटिंग ऑर्डर करे, ना ये डेट सेट कर रहे हैं और ये फ्लक्स ऑफ टाइम के चक्रों में चीज आगे लेके जा रहे हैं। यहाँ कोई रिटन ऑर्डर भी नहीं है जिसको कल को अदालत में चैलेंज किया जा सके कि हम आज इलेक्शन नहीं चाहते, हम चाहते हैं आज से साल बाद हो, तो ऐसी कोई चीज नहीं है। अच्छा पंचोता साहब, ये जो कहा जाता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है या इलेक्शन का ऐलान करना जरूरी है? नहीं, ये है जी कि बेसिकली अगर आप उसको क्लियरली पढ़ें कि अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रेजोल्यूशन, की आपने जो डेट करनी है तो विद इन दैट 90 डेज जो है आपने अनाउंस करनी है, आपने एक डेट बतानी है, उस 90 डेज के अंदर इलेक्शन में कंडक्ट होना है, तो उसकी एक आपको डेट देनी है। ये तो बड़ा क्लियर मैंडेट लिखा हुआ है, अपॉइंट अ डेट नॉट लेटर देन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। सो 90 दिन डिसॉल्व होने के बाद हम तकरीबन 25-26 दिन गुजार चुके हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया पंचोता साहब आपका, आपने हमारी रहनुमाई की। पंचोता साहब यही बात कर रहे थे। अब यहाँ पर भी एक यही नुक्ता जो ज़ेरे बहस रहा कि गवर्नर साहब इलेक्शन करने अनाउंस करने के पाबंद हैं अगर वो असम्बली पे साइन करें जो डिज़ोल्व करने वाली असम्बली है। तो गवर्नर साहब कहते हैं मैंने तो साइन ही नहीं किए उसके ऊपर और सदर मुमलिकत ने भी साइन नहीं किए, तो क्या इस सूरत में वो कैसे पाबंद हो सकते हैं इलेक्शन अनाउंस करने के, और फिर कौन इलेक्शन अनाउंस करेगा? देखिए, इलेक्शन अनाउंस करने के पर तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है, वो एक टेक्निकलिटी की बेसिस पे मेरी नज़र में नहीं उतारी जा सकती ये कह कर के मैंने समरी पर साइन नहीं किया या मैंने समरी पे असेंबलियाँ जो है वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हुई हैं। जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, आइन एक लाजिम जिम्मेदारी डालता है हर एक गवर्नर पर और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर कि जब असेंबली डिज़ोल्व हो जाए तो 90 डेज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, और इलेक्शन 90 डेज़ में करवाने के लिए उसकी अनाउंसमेंट जो है वो भी ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि हम एक टेक्निकलिटी की बेसिस के ऊपर ये चीज़ कह दें कि जी इलेक्शन जो है वो ज़िम्मेदारी, पहली ज़िम्मेदारी मेरी नज़र में तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, जिन्होंने इलेक्शन का सारा स्केड्यूल रिलीज़ करना है, जिन्होंने इलेक्शन की डेट अनाउंस करनी है, जिन्होंने ये सारे स्टेप्स आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के, उन्होंने ये सारे अपनी जो आईनी जिम्मेदारी है वो उतारनी है, और ये अभी तक इस पंजाब और KPK की असेंबलियों की हद तक नहीं उतारी गई। तो अब टेक्निकलिटीज़ की बेसिस के ऊपर आप प्रोविंशियल असेंबलीज पूरी की पूरी के इलेक्शन ही रोक दें या इलेक्शन ही बेशक ना करवाएं और उनको डिले पे डिले करते जाएं, मेरी नज़र में ये एक बड़ी गलत तरफ, एक बड़ा गलत प्रेसिडेंट जो है वो सेट हो रहा है। और इसके अंदर मुझे एट द एंड ऑफ द डे हमारे मुल्क में हमेशा यही होता था कि अदालतों को इसमें इंटरफेयर करके और ये एक चलाना पड़ता था सिस्टम। ये पहले मई में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन का एक मजाक बनाया गया, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चल रहा था, जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस खारिज की गई आपको याद होगा, तब भी यही अदालतों ने ही बीच में इंटरफेयर करके और ये इसको चलाया था। और अब भी ये काम जाना, ये सारी की सारी बात जानी अदालतों में ही थी, क्योंकि हमारे पास
खुद इतनी पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है कि हम ये सारे मामला जो हैं वो आपस में बैठ कर सियासी पार्टीज़ या जो भी डेमोक्रेटिक बॉडीज़ हैं वो इन चीज़ों को तय कर लें। तो ये एक टेक्निकलिटीज़ की बेसिस के ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटना है, मुझे लगता है ये बिल्कुल गैर आइनी और गैर मुनासिब सी बात है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो फिर बात, क्योंकि मामला फिर ये अदालत आलिया का ही है और 43 अरकान असम्बली जो थे कौमी, उनको जो है वो उन्होंने अदालत से रुजू किया था और अदालत ने इस पर इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल कर दिया, यानी कि उनको जो हटाया गया था उहदे से फ़िलहाल वो आर्जी तौर पर उसको रोक दिया गया। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले 43 अरकान असम्बली जो हैं, इनके जो इस्तीफ़े दिए गए थे और वो पहले कहा यह जा रहा था कि इस्तीफ़े मंजूर किए जाएं, लेकिन मौजूदा स्पीकर साहब जो हैं वो कह रहे थे कि नहीं, ये गैर कानूनी तरीके से इस्तीफ़े दिए गए हैं, गैर आइनी तरीके से इस्तीफ़े दिए गए हैं, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा होना चाहिए, हाथ से दस्तखत शुदा जो इस्तीफ़ा होना चाहिए। फिर कहा गया कि 1 बाई 1 तमाम अरकान जो हैं वो स्पीकर साहब के सामने पेश हो के एक्सेप्ट करेंगे और कि मैंने ये रेजिग्नेशन दिया है तो फिर कबूल किया जाएगा और फिर उसके बगैर कबूल नहीं किया जाएगा। तहरीक इंसाफ उस वक्त ये शोर डाल रही थी कि भाई हमारे तो इस्तीफ़े थे और वो सूरी साहब ने जो है वो एक्सेप्ट कर लिए थे, हम रुकन असम्बली नहीं है, हम इस असम्बलियों से बाहर आ चुके हैं। फिर थोड़ा सा काया पलटी, सिचुएशन चेंज हुई और तहरीक इंसाफ ने कहा कि हमारे इस्तीफ़े एक्सेप्ट ना किए जाएँ। लेकिन दूसरी तरफ वही स्पीकर साहब जो पहले ये कह रहे थे कि इस्तीफ़े हम जब तक 1 बाय 1 नहीं मिलेंगे, प्रोसीजर कंप्लीट नहीं होगा, हम उस वक्त तक रिज़ाइन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब टोटली उनकी साइड बदल गई है और अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तमाम जो अरकान असम्बली थे उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं, जिनमें से 43 जो हैं अरकान असम्बली, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया और लाहौर हाई कोर्ट ने इनका जो नोटिफिकेशन था इनको हटाने का, उसको ख़त्म करते हुए 7 मार्च के लिए नोटिस जारी कर दिया इलेक्शन कमीशन को और स्पीकर कौमी असम्बली को। क्या मामला हुआ, क्या नहीं हुआ, कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, किस तरीके से जो रेजिग्नेशन है वो एक्सेप्टेबल है? जी फैज़। बड़ी देर से ये इस्तीफ़ों वाला मामला चलता आ रहा था। कभी स्पीकर नेशनल असम्बली कहते थे कि इस्तीफ़े गैर आइनी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती थी मंजूर करें, और फिर जब पाकिस्तान स्पीकर नेशनल असम्बली ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि जी ये मंजूरी गैर आइनी है और ये वापस ली जाए। और अब एक दफ़ा फिर से बात अदालत तक पहुंच चुकी है। तो जैसे शाहिद करीम ने एक इंटरिम ऑर्डर के अंदर ये बात की है कि जो नोटिफिकेशन है उनकी डी नोटिफाई होने की, वो नोटिफिकेशन सस्पेंड की है। तो अब एक तो वो MNA करंटली वो जो 43 मेंबर हैं वो MNA रहेंगे और साथ साथ जो इलेक्शन का उन सीटों के ऊपर प्रोसेस था वो भी रुक जाएगा। अब सवाल इसमें मुझे लगता है 2 शिक हैं उनके आसपास गर्दिश करेगा। पहली चीज़ ये है कि पहली शिक है आर्टिकल 64 आइन का, जो कहता है कि कोई भी मेंबर बाय रेजिग्नेशन रिटन अंडर हिज हैंड एड्रेस कर सकता है स्पीकर नेशनल असम्बली को और अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे सकता है। और आर्टिकल 64 में सिर्फ इतनी सी जो बात है वो बताई हुई है। अब इसकी जो थोड़ी बहुत एलाबोरेशन है वो नेशनल असम्बली के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कॉन्डक्ट का मैनुअल है 2007 का, उसके अंदर दिया हुआ है रूल 43 के अंदर, जिसके अंदर ये बात की हुई है कि जहाँ पर अगर पर्सनली जाके बाय हैंड खुद डिलीवर करे स्पीकर नेशनल असम्बली को, तो वहाँ पर स्पीकर नेशनल असम्बली उनको एक्सेप्ट करे। और अगर किसी और तरीके से स्पीकर नेशनल असम्बली के पास पहुँचते हैं, बाय हैंड खुद जाकर मेंबर नहीं देते, तो फिर स्पीकर नेशनल असम्बली अपनी सेटिस्फैक्शन ताकि वेरीफाई करे कि ये असल हैं या ये गलत हैं। अब यहाँ पर सवाल शदाब साहब एक मेरी नज़र में बड़ा इंटरेस्टिंग सा आएगा और मुझे लगता है कि शायद अदालत को ये चीज़ देखनी चाहिए और आई एम श्योर देखेगी भी सही। वो ये है कि अगर तो ये इस्तीफ़े नेशनल असम्बली के स्पीकर को खुद नहीं दिए गए,
तो एक सर्टेन लेवल की वेरिफिकेशन तो इनकी करनी ज़रूरी थी, और वो मुझे लगता है एक दो दफ़ा स्पीकर नेशनल असेंबली ने कॉल भी की थी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सारे के सारे इस्तीफे जब दिए गए और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खुद सीनियर क़यादत बाहर आके कह रही थी कि हमारे इस्तीफे जो हैं वो एक्सेप्ट करें, हमारे इस्तीफे एक्सेप्ट करें, हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएँ, ना मंजूर करना गैर आईनी है, ये हमारा हक था इस्तीफे देना। तो ये सारा जब एक मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर जब ये मौक़िफ़ लिया जा रहा था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत है उसकी जानिब से, और साथ साथ ये भी पता था मीडिया के अंदर ये चीज़ बार बार रिपोर्ट हुई कि कौन 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 वो सारे मेंबरान हैं जिनके इस्तीफे दिए गए हैं, और किसी भी मेंबर ने स्पीकर को एड्रेस करके ये नहीं कहा कि ये गलत है, मुझे वापस दिया जाए, ये इस्तीफा नहीं है, मैं विड्रॉ करता हूं, और फिर स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो उसको एक्सेप्ट कर ले। तो क्या ये बात की जा सकती है कि वेरिफिकेशन नहीं की गई, या क्या ये बात की जा सकती है कि स्पीकर नेशनल असेंबली को कोई और एक्ट लेनी चाहिए थी, कोई और स्टेप लेना चाहिए था इस सारे को वेरीफाई कराने के लिए? पहला सवाल तो यहां आता है। दूसरा सवाल फिर ये आता है कि स्पीकर नेशनल असेंबली की वेरिफिकेशन के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसे क्या करके वेरीफाई करना है? क्या स्पीकर नेशनल असेंबली ने जो अपने आप को सेटिस्फाई करना है, जो रूल्स कहते हैं कि स्पीकर ने सेटिस्फाई होना है, क्या स्पीकर इसके कोई ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है? अगर है तो वो क्या है? और अगर स्पीकर नेशनल असेंबली एक सर्टन चीज देख के कहता है कि जी मैं सेटिस्फाई हो गया हूं, तो क्या उसकी जो वो डिस्क्रेशन है वो चैलेंज हो सकती है, और वो किस बिना पर चैलेंज हो सकती है? ये 3-4 सवाल अब इस प्रोसीडिंग्स में मेरी नजर में इसमें उठे हैं, और ये 3-4 सवाल जो है ये आई एम श्योर कोर्ट एड्रेस करेगी, और किस तरह कोर्ट इसको एड्रेस करके क्या फैसला देती है वो बड़ा एक दिलचस्प हुआ है, और मैं मुंतज़िर हूं कि इस पर क्या किस तरह जो लोग जिन लोगों ने अभी तक अदालत से रुजू नहीं किया, क्योंकि वैसे तो इनकी तादाद ज्यादा थी ना अरकान असम्बली की, तो ये 43 तो वो हो गए जिन्होंने अदालत से रुजू किया है। देखिए ये वाली नोटिफिकेशन चैलेंज हुई है, राइट? अब ये नोटिफिकेशन जो चैलेंज हुई है वो सस्पेंड हो गई है। इस नोटिफिकेशन से बाहर जो हैं, कुछ सीटों पे ऑलरेडी इलेक्शन हो चुकी हैं, कुछ ऐसी हैं जिनका इलेक्शन अनाउंस हो गया है। जो नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं हुई, उस नोटिफिकेशन के ऊपर तो इस इंटरिम ऑर्डर का कोई वो नहीं लगता। हाँ, जो सीटें अभी भी खाली हैं, अगर कोई ऐसी हैं जिनके ऊपर अभी तक इलेक्शन नहीं हुए, जो इन 43 के अलावा हैं, वो इस ऑर्डर की बेसिस पर लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करके ये कह सकते हैं कि जी हमारे, लेकिन वही बात है कि केस एग्जैक्टली सेम होना चाहिए। यहाँ टाइप थे रेजिग्नेशंस, तो उनके केस में भी टाइप्ड होने चाहिए, बाय हैंड होए तो वो फिर वेरिफिकेशन अपने आप को जो सेटिस्फाई करने वाली एक रिक्वायरमेंट है रूल 43 के अंदर नेशनल असेंबली रूल्स के, वो लागू नहीं होती। अगर बाय हैंड में अपने हाथ से अपनी हैंड राइटिंग में कलम से लिख कर और नीचे साइन करके अगर अपना इस्तीफा देते तो नेशनल असेंबली के स्पीकर को खुद बाय हैंड जाके दे देता हूं। थोड़ा सा टाइम रह गया, तो चीज जाते जाते अब हम कल की एक सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग हुई थी, और नैब के कवानीन की तरमीम जो थी उसके ऊपर चैलेंज किया गया था। उस पर तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने उसके ऊपर रिमार्क्स दिए थे, और आपके भी नॉलेज में है वो रिमार्क्स। मैं बड़ा देर से इंतजार कर रहा था कि कब ये बात उठेगी, और फाइनली ये बात उठ गई है, और अब इसको एड्रेस मेरी नज़र में करना बड़ा ज़रूरी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यही बात की कि जी इमरान खान साहब ने ये नाब की तरमीम तो चैलेंज कर दी है, लेकिन जब ये नाब की तरमीम पार्लियामेंट में थी तो खान साहब इवन दो हिज पार्टी वाज उनके मेंबर्स के ओहदों से इस्तीफे जो है वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, तो आप क्यों नहीं गए पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बहस मुबाहिसा करने के लिए? और जस्टिस मंसूर अली शाह ने ये बात की कि जब आप असेंबली का हिस्सा थे और आपने इस प्रोसीडिंग में पार्ट नहीं लिया और ये पास हो गए जो ये तरामीम है, तो क्या फिर आप जाके क्या आप उनके ऑथर हैं? क्योंकि यू आर पार्ट ऑफ द असेंबली, आप बस जा रहे नहीं हो। और अगर आप ऑथर हैं तो क्या आप खुद आके कह सकते हैं कि जी ये चीज़ गलत है, हमने इसको नहीं मानी और इसको गैर आईनी करार दिया जाए? अब बात यह है ना कि इस सारे के अंदर मैं थोड़ा सा एक अगर हल्की सी एक तफसील से एक बात अपना एक ओपिनियन एक्सप्रेस करता हूँ। देखिए, जमहूरियत ये कहती है कि जो भी कवानीन हैं एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी के अंदर जो कि पाकिस्तान है, वो सारे के सारे कवानीन जो है वो बनाएगी नेशनल असेंबली, राइट, या प्रोविंशियल असेंबली, जिनके भी सब्जेक्ट फॉल करता है। तो जहां पर ये चैलेंज की बात आ जाती है कि अदालत के अंदर आप कानून चैलेंज कर सकते हो कि वो अल्ट्रा वायरस है या वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो आप एक डेमोक्रेटिक चीज को चैलेंज कर रहे हो, तो इट इज एसेंशियली इन माय व्यू
आइन ने एक एंटी डेमोक्रेटिक प्रोटेक्शन का क्लॉज डाला हुआ है, राइट? अब मेरा सवाल यह है कि अगर आपने एक जमहूरी अमल को चैलेंज करना है, इवन दो आप उस जमहूरी अमल में खुद हिस्सा बन सकते थे, आप जानबूझ के नहीं बने, तो क्या आपको हक है वो चैलेंज करने का? आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं जी, कि मैं कानून को चैलेंज कर सकता हूं, बिल्कुल मेरे पास ये हक है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं हूं, मैं इस मुल्क का शहरी हूं। लेकिन अगर मैं पार्लियामेंट का हिस्सा हूं, मैं एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी जमात का चेयरमैन हूं, मैं एक पाकिस्तान की सियासत के अंदर बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, मेरी बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंथ है, मेरे पास एक पॉपुलैरिटी है, मेरे पास एक सर्टेन पावर है, और मैं वो उसी ऐवान के अंदर इस्तेमाल नहीं करता जिस ऐवान का मैं और मेरी पार्टी खुद हिस्सा हैं, और मैं अपोजिशन जो है वो छोड़ देता हूं और कहता हूं अपोजिशन हमने करनी नहीं है, हुकूमत जो करे वो करे, और उसके बाद मैं जाके हुकूमत के जो हरकतें हैं वो चैलेंज कर देता हूं। तो क्या मेरे पास ये करने का हक है? मेरी नजर में तो ये नहीं है, और मुझे लगता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बात करके और ये बात वो करनी चाहिए, ले डाउन करनी चाहिए। और साथ साथ इंटरेस्टिंग बात ये थी, सॉरी आपकी, साथ साथ इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी हुई कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने ये कमेंट किया कि जी इमरान खान साहब अगर असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ये बात शादाब साहब आप और मैं एक दफा पहले भी कह रहे थे कि इमरान खान साहब असेंबली का हिस्सा नहीं बनना चाहते, तो इमरान खान साहब क्यों हर बाई इलेक्शन में कहते हैं कि मैं इतनी सारी सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा? क्या कह रहे हैं इमरान खान साहब? जरा उनको बुला के पूछती हैं। और मेरी नजर में बिल्कुल ये बुला के पूछना चाहिए, और ये हमारी वो पहले भी एक दफा ये बात हुई थी कि मल्टीपल, इवन तो आइन इस चीज की इजाजत देता है, आइन इसके ऊपर कदगन नहीं लगाता, लेकिन एक प्रैक्टिकल और डेमोक्रेटिक तरीके से अगर देखी जाए और आइन का स्पिरिट देखा जाए, तो अगर लेट सपोज 19 हल्कों के अंदर इलेक्शन और मैं 19 के 19 से एमएनए बन गया हूं, और मैं पहले भी एक हल्के से एमएनए हूं, और मुझे पता है कि मैं ये सारे जो है ये खाली सीटें जो है मैं जीत भी जाऊंगा 19 की 19, तो ये फिर से इनके ऊपर इलेक्शन होने पड़ेंगे, तो मुझे क्यों इजाजत ये मिलनी चाहिए? या क्या ये गैर जमहूरी नहीं है कि मैं उन सारों के ऊपर इलेक्शन लड़ रहा हूं, और उसके बाद मैं इलेक्शन जीतने के बाद पार्लियामेंट का हिस्सा भी नहीं मान रहा, कि मैं कह रहा हूं मैंने नेशनल असेंबली की डिबेट में हिस्सा ही नहीं बनना, मैंने पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा ही नहीं बनना, हुकूमत ने जो करना है करो, और फिर जब हुकूमत कर लेती है तो मैं उनको जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करके कहता हूं ये जी बड़ी इन्होंने ज्यादती की है, गैर आईनी हरकत की, इनको छोड़ दें। तो जो मैं खुद कर रहा हूं, क्या वो गैर आईनी और गैर जमहूरी हरकत नहीं है? और अगर मैं खुद गैर आईनी और गैर जमहूरी हरकत कर रहा हूं, तो मुझे दूसरों के ऊपर ये इल्जाम लगाने की इजाजत दी जा सकती है। ये देखिए ना कितना एक अलमिया हमारे मुल्क में इस वक्त खड़ा है कि पाकिस्तान की मेरी नजर में पहली या दूसरी नंबर पर सबसे बड़ी सियासी जमात जो है ऐवान का हिस्सा थी, ऐवान का हिस्सा नहीं बनी, डिबेट का हिस्सा नहीं बनी, हुकूमत को खुला हाथ दिया, हुकूमत ने जब कानून साजी की तो कहा जी ये गैर आईनी है और ये गैर जमहूरी है, और हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। ये तो ये एक वो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस पर जरा थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, और देखिए वो तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट तो कानून और आइन के मुताबिक फैसला करेगी। फैज इसमें हम पहले भी कई दफ़ा बात कर चुके हैं, लोग एतराज़ भी करते हैं और शोर भी डालते हैं और अदालतों के मुतालिक, और हम पहले भी एक बात यही करते हैं कि अदालतों ने जज्बात नहीं देखने होते, अदालतों ने कानून देखने हैं, अदालतों ने आइन देखना है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, और जो आइन बनाते हैं, जो आइन की शिकें तब्दील करते हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, और जो उसकी इंटरप्रिटेशन करती है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो कहेगी वो एक कानून बन जाएगा। नाज़रीन आज के लिए इतनी ही। फैज़ आपका बहुत शुक्रिया, पंसोता साहब ने हमें ज्वाइन किया, पंसोता साहब का भी शुक्रिया। आइंदा जुमे नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।